नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रांज काफ्का की लिखी हुई कहानी द मेटामॉर्फोसिस का हिंदी अनुवाद कायांतरण। आज मैं सुनाऊंगी आपको इसका भाग एक। एक सुबह ग्रेगोर समसा जब बेचैनी भरे सपनों के बाद जागा तो उसने अपने आप को पलंग पर दानवाकार कीड़े के रूप में पाया। वह अपनी कवच जैसी कठोर पीठ के बल लेटा था और जब उसने अपना सिर हल्के से उठाया तो उसने गुंबद जैसे भूरे पेट को देखा जिस पर कड़े मेहराब जैसे टुकड़े लगे थे और जिन पर रजाई बमुश्किल ठहर पा रही थी और पूरी तरह नीचे गिर जाने वाली थी। उसके ढेरों पैर जो शरीर के आकार की तुलना में बहुत दुबले थे, उसकी आंखों के सामने निराश हो हिल रहे थे। मुझे हो क्या गया है, उसने सोचा। ये सपना तो था नहीं। उसका कमरा किसी भी व्यक्ति का साधारण सा बेडरूम, हालांकि कुछ ज्यादा ही छोटा, चार परिचित दीवारों से घिरा था। टेबल के ऊपर कपड़ों के सैंपल फैले हुए थे। समसा एक व्यापारिक एजेंट यात्री है। वहीं पर कुछ पहले सचित्र पत्रिका में से काटी एक पिक्चर सुंदर से फ्रेम में लगी रखी है। उसमें फर कैप और फर का ही दुपट्टा पहने एक सुंदर स्त्री थी जो दर्शकों के सामने बहुत बड़े फर का दस्ताना पहने बैठी थी, जिससे उसका हाथ पूरी तरह छिप गया था। ग्रेगोर की आंखें खिड़की की ओर घूमी। बादलों से भरे आकाश की ओर। कोई भी खिड़की पर पड़ती पानी की बूंदों को सुन सकता था। उदासी उस पर छा गई। इस सब बकवास को भूल क्यों ना जाऊं और कुछ देर सो क्यों ना जाऊं, उसने सोचा। लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि उसकी आदत दाहिने करवट लेकर सोने की थी और अपनी वर्तमान स्थिति में करवट लेना उसके वश में था ही नहीं। पूरी ताकत लगाकर उसने दाहिनी ओर घूमना चाहा, लेकिन अपनी प्रत्येक कोशिश के बाद वह अपने आप पीठ के बल हो गया। उसने कम से कम 100 बार कोशिश की कि अपनी आंखें बंद कर संघर्ष करते पैरों को ना देखे, और तभी रुका जब उसने अपने बगल में हल्का सा दर्द महसूस किया। ऐसा दर्द जैसा उसने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। हे भगवान, उसने सोचा, कितना थकान भरा काम मैंने चुना है। यात्रा और यात्रा, रोज बरोज चलते रहना। गोदाम में काम करने की तुलना में ये अधिक थकान भरा काम है, और उसके ऊपर लगातार यात्रा करते रहना, अगली ट्रेन के समय का काम करते हुए ख्याल रखे रखना, बदलते पलंग और अनियमित भोजन, साधारण सा परिचय जो हमेशा औपचारिक ही बना रहता है, कभी आत्मिक नहीं हो पाता। शैतान की गाज इन पर गिरे। उसने अपने पेट में हल्की सी खुजली महसूस की, इसलिए धीरे से सिर उठाया ताकि आराम से सिर रख सके और खुजली की जगह को पहचान सके। वह स्थान बहुत से सफेद दागों से भरा था, जिनका कारण और स्वभाव उसे पता ही नहीं था, और अभी उसने उस जगह को छुआ ही था कि उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि छूते ही पूरी देह पर एक ठंडी सी लहर सिहर गई थी। सरक कर वह पहले जैसी स्थिति में लेट गया। जल्दी उठ जाने से उसने सोचा, आदमी ठगा सा महसूस करता है। आखिर एक आदमी को पूरी नींद की जरूरत भी तो होती है ना। दूसरे व्यापारी तो हरमों की औरतों की तरह रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुबह जब मैं मिले ऑर्डरों को लिखने के विचार से डाइनिंग हॉल में आया, तब वहां वे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इस तरह की कोई हरकत मैंने की होती तो मेरा चीफ मुझे उसी समय नौकरी से निकाल देता। वैसे हो सकता है कि ऐसा करना मेरे हित में हो, कौन कह सकता है। यदि मुझे माता पिता के कारण अपने हाथ को रोके रखने की मजबूरी ना होती, तो बहुत पहले ही मैंने नौकरी छोड़ने का नोटिस दे दिया होता। मैं चीफ के पास पहुंचा होता और जो कुछ भी उसके बारे में मेरी दिली राय है उससे कह देता। सुनकर वह अपने डेस्क पर ही गिर पड़ता। अच्छा खासा अजीब सा तरीका ही है, डेस्क के ऊपर बैठकर नीचे बैठे अधीनस्थों से बात करने का, विशेषकर तब जब उन्हें बेहद पास बैठना पड़े, क्योंकि चीफ को कम सुनाई पड़ता है। बहरहाल, आशा से आसमान टंगा है। बस एक बार मैं इतनी रकम बचा लूं कि मैं अपने माँ बाप को दिया गया उसका कर्ज भर चुका दूं, बस। इसमें कम से कम 5 या 6 वर्ष तो लग ही जाएंगे। ये तो मैं करूंगा ही, और फिर मैं पूरी तरह बंधन मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं उठ बैठूं, क्योंकि मेरी ट्रेन 5 बजे जाने वाली है। उसने बक्से पर रखी टिक टिक करती अलार्म घड़ी को देखा। हे भगवान, उसने सोचा, 6:30 बज चुके थे और घड़ी के हाथ चुपचाप चलते जा रहे थे। आधा घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, 6:45 बजने वाला है। क्या अलार्म बजा ही नहीं था? पलंग से तो कोई भी ये देख सकता है कि 4 बजे का अलार्म लगा है। अवश्य ही अलार्म बज चुका होगा। ऐसा ही हुआ होगा,
लेकिन क्या उस कान फोड़ो आवाज के बीच सोए रहना संभव है? वैसे उसे अच्छी नींद आती तो नहीं थी। मेरा तात्पर्य है गहरी नींद। लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए? अगली ट्रेन 7 बजे जाती है। उसे पकड़ने के लिए उसे पागलों की तरह काम करना होगा। फिर अभी उसे सैंपल भी तो पैक करना होगा। और हालत यह है कि वह ताज़ा दम महसूस ही नहीं कर रहा है। और इतनी सारी मशक्कत के बाद वह ट्रेन पकड़ भी ले, तब भी चीफ से झगड़ा होना तो तय ही है। क्योंकि गोदाम का पार्टनर तो 5 बजे की ट्रेन के हिसाब से रास्ता देखता रहा होगा और उसके ना पहुंचने की सूचना दे चुका होगा। पोर्टर चीफ का आदमी है, रीढ़ विहीन और मूर्ख। वैसे यदि वह सूचना दे दे कि वह बीमार पड़ गया है तो, किंतु ये कुछ अधिक दुखदाई ही सिद्ध होगा और विश्वसनीय तो कतई ही नहीं, क्योंकि 5 वर्षों की नौकरी में वह एक बार भी बीमार नहीं पड़ा है। निश्चित तौर पर समझ लो कि चीफ सिक इंश्योरेंस डॉक्टर को लेकर तुरंत यहाँ आ टपकेगा। उसके माता पिता को आलसी कामचोर बेटे को पैदा करने के लिए भला बुरा कहेगा और सारे बहानों को भूलकर उस इंश्योरेंस डॉक्टर के पास भेज देगा जो पूरी मानव जाति को पूर्ण स्वस्थ और बीमारी का बहाना करने वाला मानता है। और उसके बारे में वह ज्यादा गलत भी नहीं होगा। ग्रेगोर को कोई तकलीफ तो थी नहीं, अच्छा खासा महसूस कर रहा था। बस कुछ अलसाई नींद भर थी जो लंबी नींद के बाद होती है। साथ ही उसे तेज भूख भी लग रही थी। जब ये सब उसके मन में उमड़ घुमड़ रहा था और वह बिस्तर छोड़ने के बारे में निश्चय नहीं कर पा रहा था, तभी अलार्म घड़ी ने 6:45 बजाए। साथ ही उसके पलंग के पीछे के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। ग्रेगोर, आवाज आई। आवाज उसकी माँ की थी। 6:45 बज गए हैं, तुम्हें ट्रेन पकड़नी है ना? कोमल आवाज। ग्रेगोर चौंक गया जब उसने अपनी आवाज को उत्तर देते सुना। बिलाश्क उसकी आवाज। ये सच था, लेकिन एक भयानक किकियाहट भरी चींची उसके अंत में थी, जिसके शब्द शुरू में तो स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन फिर अपना अर्थ खो रहे थे। इसे सुनने वाला निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता था कि उसने जो कुछ भी सुना है वह सही है भी या नहीं। ग्रेगोर विस्तार से सब कुछ बताना चाहता था, किंतु वर्तमान परिस्थिति में मात्र उसने इतना ही कहा, हाँ, हाँ, धन्यवाद मामा, बस मैं उठ रहा हूँ। उनके बीच की लकड़ी के दरवाजे ने उसकी बदली आवाज को बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि माँ उसके उत्तर से संतुष्ट होकर चली गई। लेकिन शब्दों के इस संक्षिप्त से आदान प्रदान से परिवार के अन्य सदस्यों को पता चल गया होगा कि ग्रेगोर अभी भी घर में ही है, जिसकी वे आशा नहीं करते थे। और एक अन्य दरवाजे को उसके पिता खटखटाने लगे थे, धीरे धीरे मुट्ठी बांधकर। ग्रेगोर, ग्रेगोर, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? फिर कुछ देर बाद उन्होंने भारी सी आवाज में उसे पुकारा था, ग्रेगोर, ग्रेगोर। दूसरे दरवाजे से उसकी बहन धीमे किंतु उदास स्वर में कह रही थी, ग्रेगोर, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने दोनों को ही तुरंत एक साथ उत्तर दिया, बस मैं तैयार हो रहा हूँ। उसने अपनी आवाज को पूरी शक्ति से सहज और सामान्य बनाने की कोशिश में प्रत्येक शब्द के बाद पर्याप्त अंतर दे दिया। उत्तर सुन उसके पिता नाश्ता करने चले गए, लेकिन उसकी बहन ने फुसफुसाकर कहा, ग्रेगोर, दरवाजा खोलो। लेकिन वह दरवाजा खोलने की कतई नहीं सोच रहा था और मन ही मन स्वयं को धन्यवाद दिया उस आदत के लिए जो उसने यात्राओं से सीखी थी, रात में प्रत्येक दरवाजे को बंद करने की, यहाँ तक कि घर में भी। उसकी इच्छा तुरंत बिना परेशानी के चुपचाप कपड़े पहनने के बाद नाश्ता करने की थी और फिर उसके बाद निर्णय करने की कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वह जानता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने चिल्लाने से किसी समझदारी भरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था। उसे स्मरण हो आया कि प्रायः बिस्तर पर उसे हल्का दर्द होता रहता है, संभवतः ऊट पटांग ढंग से सोने के कारण, जो उठकर खड़े होने पर काल्पनिक प्रतीत हुआ करता था। वह उत्सुकता के साथ राह देख रहा था इस सुबह के भ्रम को टूटने की। उसमें हुआ परिवर्तन सर्दी के कारण है, जो प्रत्येक सेल्समैन की निश्चित बीमारी होती है। इसमें उसे कोई संदेह ही नहीं था। पलंग से उठना बेहद सहज था। उसे बस अपने को फुलाना भर था और सर्दी स्वयं गायब हो जाएगी। लेकिन अगला कदम कठिन था, क्योंकि वह असामान्य रूप से चौड़ा हो गया था। उसे हाथों और बाहों की आवश्यकता थी उठने के लिए। उनकी जगह उसके पास अनगिनत छोटे छोटे पैर थे, जिन्होंने हर दिशा में लगातार हिलना कभी बंद ही नहीं किया था और जिन्हें रोकना भी उसके वश में नहीं था। जब उसने उनमें से एक को मोड़ना चाहा तो वह तन कर सीधा हो गया।
तो क्या वह सफल हुआ था वह करने में जो वह करना चाहता था? लेकिन उसके साथ ही बाकी बचे पैर और तेजी से हिल नाराजगी दिखाने लगे थे। लेकिन इस तरह आलसियों की तरह पलंग पर पड़े रहने का उपयोग क्या है भला? ग्रेगोर ने स्वयं से कहा। उसने सोचा शायद बिस्तर पर से अपना निचला भाग पहले उठाना अधिक सरल होगा, लेकिन निचला भाग जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं था और जिसका कोई स्पष्ट आकार भी उसके मन में नहीं था, उसे हिलाना भी उसने पर्याप्त कठिन पाया। वह इतने धीमे से उसे हिला पा रहा था और अंत में पशुवत क्रोध से उसने अपनी शक्ति एकत्र कर उसे उठाने के लिए अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ाया, लेकिन उसने दिशा पर ध्यान नहीं दिया और पलंग के निचले भाग से जोर से टकराया। और फिर जो पीड़ा हुई उसे उसने सूचित कर दिया कि उसकी देह का निचला भाग ही इस समय सर्वाधिक संवेदनशील है। इसलिए उसने अब ऊपर के भाग को पहले उठाने की कोशिश की और पूरी सावधानी के साथ अपने सिर को पलंग के किनारे सरका कर ले आया। ये कुछ ज्यादा सहज था। साथ ही अपने वजन और चौड़ाई के बावजूद शरीर का अधिकांश हिस्सा भी उसने सिर के साथ ही हिलाया। लेकिन जब सिर पलंग से अलग हो गया तो वह आगे बढ़ने से डरने लगा, क्योंकि यदि उसने इसी तरह अपने को गिरने दिया तो उसके सिर को चोट लगने से कोई चमत्कार ही रक्षा कर सकता था। और कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर उसे अपनी चेतना को नहीं खोना है। अतः फिलहाल तो पलंग पर ही रहना बेहतर है। एक बार फिर उन्हीं क्रियाओं को दोहराकर वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचा और लंबी सांस ले अपने छोटे छोटे पैरों को तेजी से चलते देखने लगा। क्या इसमें स्वतः प्रेरित क्रिया से कोई क्रमबद्धता लाना संभव है? उसने अपने आप से कहा कि बिस्तर पर पड़े रहना तो असंभव है, अतः इस खतरे को उठाकर इस सबसे बचने के लिए उसे समझदारी भरा तरीका अपनाना ही होगा। इसके साथ ही वह ये भी नहीं भूला अपने को याद दिलाने की कि वह ठंडी परछाई सर्वाधिक सर्दी इस दुस्साहसी प्रयास से बेहतर थी। अनिर्णय के इन क्षणों में उसने अपनी आंखों को खिड़की पर स्थिर किया, लेकिन दुर्भाग्य से सुबह के कोहरे ने संकरी गली के सामने के भाग को भी घेर रखा था। ये देख उसे बेहद कम उत्साह और आराम मिला। 7 बज चुके हैं, उसने अपने आप से कहा जब अलार्म घड़ी ने दोबारा अलार्म की आवाज सुनाई। 7 बज चुके हैं और फिर भी इतना गहरा कोहरा। कुछ देर आराम से वह खामोश लेटा रहा, इस उम्मीद के साथ कि इस विश्राम के बाद सब कुछ अपनी वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा। लेकिन तभी उसने स्वयं से कहा, इससे पहले कि 7:15 बजे मुझे बिस्तर से बाहर हो जाना चाहिए बिना किसी गलती के, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि इस बीच कोई गोदाम से मुझे बुलाने आ जाएगा, क्योंकि वह तो 7 बजे के पहले ही खुल जाता है। उसने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया, इस विचार के साथ कि इस तरह फूलकर वह बिस्तर से उतर जाने में सफल होगा। यदि उसने इस तरह अपने शरीर को हवा में उछाला तो अपने सिर को संभावित चोट से बचाने के लिए उसे एक खास कोण पर रखेगा जब भी पलंग से बाहर गिरेगा। उसकी पीड़ा तो कठोर महसूस हो रही थी और कारपेट पर गिरने से ज्यादा चोट नहीं लगेगी। उसकी सबसे बड़ी चिंता उस रोज बरोज होने वाली टक्कर से थी, जिसे रोकना उसके लिए संभव ही नहीं था। जानने की उत्सुकता की संभावना जो प्रत्येक दरवाजे के उस पार मौजूद थी। फिर भी उसे खतरा तो उठाना ही होगा। वह आधे पलंग को पार कर चुका था। ये तरीका खेल अधिक था, क्योंकि कम उसे केवल अपने को आगे पीछे झुलाना भर ही तो था। उसे लगा ये कितना सहज और सरल होता यदि उसे कुछ सहायता मिल गई होती। 2 स्वस्थ व्यक्ति, उसने अपने पिता और नौकरानी के विषय में सोचा, पर्याप्त थे। उन्हें बस अपने हाथों को मेरी मुड़ी पीठ पर लगा लिवर की तरह पलंग से उठाना भर पड़ता, वजन के लिए झुकते और उसे धीरज के साथ फर्श पर रख पलटने का मौका देते। और यही वह आशा करता था कि इसके बाद उसके पैरों को अपना काम करने का अवसर मिल जाएगा। यह भूलकर कि सभी दरवाजे भीतर से बंद हैं, क्या उसे फिर भी सहायता के लिए आवाज देनी चाहिए? अपनी परेशानियों के बीच इस विचार मात्र से वह मुस्कुराहट को आने से रोक नहीं सका। वह इतनी दूर तक तो आ गया था कि अपना बैलेंस वह मुश्किल बनाए रख पा रहा था। जब उसने तेजी से अपने को झुलाया तो उसे ना केवल स्वयं को संयत रखना था अपने को अंतिम निर्णय के लिए, क्योंकि 5 मिनट के बाद 7:15 बज चुके होंगे और तभी घर के बाहर की घंटी बजी। कोई गोदाम से ही आया होगा, उसने स्वयं से कहा और साथ ही तन गया, जबकि उसके नन्हे नन्हे पैर और भी तेजी से चलने लगे थे। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। वे दरवाजा खोलने वाले नहीं हैं, ग्रेगोर ने अपने आप से अर्ताकिक आशा के साथ कहा।
लेकिन हमेशा की तरह नौकरानी भी भारी कदमों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गई थी और दरवाजा खोल दिया था। ग्रेगोर को आने वाली की गुड मॉर्निंग भर सुननी थी कि उसे पता लग जाना था कि वह है कौन। हेड क्लर्क स्वयं? क्या भाग्य है! ऐसी फर्म में काम करने की सजा जहां जरा सी गलती पर भी गंभीरतम संदेह के घेरे में आदमी आ जाता है, जहां के सभी कर्मचारी नंबर एक के बदमाश हैं। क्या उनमें एक भी भला मानुष नहीं है? हालांकि उसने फर्म का 1 घंटे से कुछ ज्यादा का समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। वह इतना आत्मपीड़ित है कि उसका दिमाग घूम गया है और वह वास्तव में बिस्तर छोड़ने के लायक नहीं रहा। क्या किसी अप्रेंटिस को भेजना पर्याप्त नहीं होता खोज खबर लेने के लिए? यदि पता लगाना इतना ही आवश्यक था, तो क्या इस तरह स्वयं हेड क्लर्क ने आकर पूरे परिवार को ये इशारा नहीं कर दिया है, एक निर्दोष सीधे साधे परिवार को, कि इस संदेहास्पद परिस्थिति की जांच उसके सिवाय करने वाला वहां कोई है ही नहीं। मन में उठते इस तूफान से उत्पन्न क्रोध से, न कि इच्छा के कारण, ग्रेगोर ने अपने को पूरी शक्ति से झुलाकर पलंग से बाहर कर लिया। एक जोरदार धप की आवाज हुई, लेकिन वह टकराहट से नहीं उपजी थी। कारपेट के कारण गिरने का प्रभाव कुछ कम हुआ था। उसकी पीठ भी अधिक कठोर नहीं थी जैसा उसने सोचा था, उससे कम ही कठोर थी, और इसलिए केवल एक हल्की सी धप की आवाज हुई थी, जो चौंकाने वाली तो कतई नहीं थी। लेकिन सावधानी को भूल उसने अपने सिर को पर्याप्त ऊपर नहीं उठाया था, इसलिए वह टकरा गया था। उसने उसे दर्द के कारण घुमाया और क्रोध के कारण उसे रगड़ दिया। वहां कुछ ना कुछ गिरा है, हेड क्लर्क ने पास के बाएं कमरे में कहा। ग्रेगोर ने स्वयं से कहा, जैसा उसके साथ आज हो रहा है वैसा किसी दिन हेड क्लर्क के साथ भी हो तो सकता है। इसकी संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस विचार के प्रत्युत्तर में जैसे पास के कमरे में हेड क्लर्क 2 कदम तेजी से आगे बढ़ा, तो उसके पेटेंट चमड़े के जूते चरमराए। दाहिने कमरे में उसकी बहन फुसफुसाकर उसे परिस्थिति को समझाते हुए कह रही थी, ग्रेगोर, हेड क्लर्क आ गया है। मुझे पता है, उसने स्वयं से धीरे से कहा, लेकिन वह अपनी आवाज इतनी बढ़ा नहीं सकता था कि उसकी बहन सुन सके। ग्रेगोर, बाईं ओर के कमरे से उसके पिता बोल रहे थे, हेड क्लर्क आए हुए हैं और वे जानना चाहते हैं कि तुमने सुबह की ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि उत्तर क्या देना है। साथ ही वे तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज दरवाजा खोल दो। अब इतने सज्जन तो वे हैं कि तुम्हारे कमरे की अस्त व्यवस्था के लिए वे तुम्हें माफ कर ही देंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर समसा। इस बीच हेड क्लर्क मिलनसारिता भरी आवाज में कह रहा था। उसकी तबीयत तो ठीक है, उसकी मां ने मेहमान से कहा, लेकिन इधर उसके पिता दरवाजे पर खड़े हो कहे जा रहे थे, मेरा विश्वास कीजिए वह बीमार है। भला और क्या कारण हो सकता है ट्रेन न पकड़ने का? हमारा बेटा तो काम के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं है। जिस तरह मैं शामों को कहीं बाहर नहीं जाता, ये देखकर तो मैं उससे बेहद नाराज रहता हूँ। ये सिलसिला पिछले 8 दिनों से चल रहा है कि वह हर शाम घर में कमरे में बंद ही रहता है। बस चुपचाप बैठा या तो अखबार पढ़ता रहता है, या फिर रेलवे टाइम टेबल को पलटता रहता है। एकमात्र मनोरंजन वह केवल नक्काशी के काम में ही पाता है। अब देखिए ना, 2-3 शामों में वह लगातार एक छोटे से पिक्चर फ्रेम को काटता रहा है। आप देखेंगे ना उसे, तो उसकी सुंदरता को देख आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वह उसके कमरे में ही टंगा है। उसे आप अभी 1 मिनट बाद अपनी ही आंखों से देख लेंगे जब ग्रेगोर दरवाजा खोलेगा। मुझे आपको यहाँ देखकर बेहद खुशी हुई है सर। हम तो कभी उसे दरवाजा खुलवाने में सफल हो ही नहीं सकते थे, वो इतना अकड़ू जो है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हालांकि इस सुबह उसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। बस मैं आ रहा हूँ। ग्रेगोर ने पूरी सावधानी के साथ धीरे से, बिना 1 इंच भी हिले डुले कहा। उसे डर था कि कहीं बातचीत का एक आध टुकड़ा सुनने से वे वंचित न रह जाए। मैडम, इसके अलावा और किसी कारण की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, हेड क्लर्क ने कहा। उम्मीद करता हूं कि कुछ गंभीर बीमारी नहीं होगी। हालांकि दूसरी ओर मैं ये भी कहूंगा कि हम व्यापारियों को सौभाग्य से कहीं या दुर्भाग्य से हमें छोटी मोटी बीमारियों को अनदेखा करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस जिससे मिलना तय किया गया है वहां पहुंचना तो होता ही है ना। हाँ, तो क्या अब हेड क्लर्क जी भीतर आ सकते हैं? ग्रेगोर के पिता ने धीरज खोते हुए दरवाजे को खटखटाते हुए कहा। नहीं नहीं, अभी नहीं, ग्रेगोर ने उत्तर दिया। बाएं ओर के कमरे में दर्द भरा सन्नाटा पसर गया, और इस इनकार को सुनने के बाद और दाहिनी ओर के कमरे में उसकी बहन सुबकने लगी।
दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात को अब यहीं समाप्त करते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला एपिसोड सुनने के लिए तैयार रहें। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी। जल्द ही आपके लिए इस कहानी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगी। तब तक जुड़े रहिए।